हमारे वतन अज़ीज़ में बेकारी और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तालीम याफ्ता बासलाहियत नौजवान मुलाजमत के लिए परेशान हैं। उन्हें मुनासिब नौकरियां नहीं मिलती, जिससे हमारे मुल्क की और हमारी हालत, हमारे जीने की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। नौजवानों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है, उनके अंदर मायूसी फैलती जा रही है। हमारे नौजवान इस कारण से मायूस होते जा रहे हैं और यही कारण है कि हमें आए दिन खुदकुशी के मसले भी हमारे समाज में दिखाई देते हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी का मार हमारे मुल्क में कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि हमारे शिक्षा का स्तर भी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। हम मेंटली इतने वीक होते जा रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं होता कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। इस महंगाई के दौर में 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और एक फैमिली में कम से कम नहीं है, फिर भी 6 से 7 लोग तो हर फैमिली में होते ही हैं। तो बड़ी मुश्किल से तो आज के दौर में हमारी कमाई से हमारे बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे दिलवा सकते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी बात पर विचार करेंगे कि बेरोजगारी का स्तर हमारे मुल्क में बढ़ने का कारण सिर्फ सरकार है या फिर इस बेरोजगारी के लिए हम भी गुनहगार हैं। क्या हमारा भी सहयोग रहा हमारे मुल्क की बेरोजगारी को बढ़ाने में, या फिर पूरी तरह से सरकार ही दोषी है हमारे मुल्क की ऐसी स्थिति लाने में? कहते हैं तुम्हें तब तक कोई नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहोगे। तुम्हारे अंदर की ताकत तब तक छुपी रहती है जब तक तुम अपने ताकत को खुद ही ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तुम बदलोगे तो समाज बदलेगा, तुम बदलोगे तुम्हारे बच्चे बदलेंगे। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, यह समाज नहीं बदल सकता, यह मुल्क नहीं बदल सकता। जिस दिन तुमने खुद को खुद में ही ढूंढ लिया, उस दिन खुदा कसम उस दिन तुम्हें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आलसी और कायर लोग कहते हैं कि सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, जबकि सरकार से ज्यादा भागीदार देश की तबाही और बर्बादी में हमारी है, आपकी है, हम सभी की है, आम जनता की। मैं थोड़ी देर में इसी वीडियो में मैं इस चीज़ को साबित करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि पूरा 100% हम जिम्मेदार हैं, लेकिन यह ज़रूर कहूँगा कि हम सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार हैं और इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। जब खुद को आईने में देखोगे, खुद के अंदर झांकोगे, तब एहसास होगा कि सच्चाई यही है कि सरकार से ज़्यादा कहीं न कहीं इस बेरोजगारी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को बचपन में जब स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बचपन से ही उसे यह समझाते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, तुम्हें पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है, तुम्हें पढ़कर डॉक्टर बनना है, तुम्हें पढ़कर इंजीनियर बनना है, तुम्हें पढ़कर सरकारी जॉब करना है। और वहीं पर हम अपने बच्चों को जाहिल बना देते हैं। भेजते तो हैं पढ़ने के लिए और दूसरी तरफ हम उसे मेंटली इतना वीक कर देते हैं जो उन्हें पढ़ने नहीं देता। हमारे बच्चे साल दर साल हर क्लास में पास आउट करते तो हैं, लेकिन वह एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। उनके अंदर तालीम नहीं होती, उनके अंदर सलाहियत नहीं, उनके अंदर काबिलियत नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही वह ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां वो देखते आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी लेने के लिए नॉलेज और मेरिट से ज़्यादा 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और वो है पैसा या पैरवी। अक्सर ये दोनों चीज़ें जिसके पास है सरकारी नौकरी, उन्हीं लोगों को मिलते हुए वह बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और यही कारण है कि हम जब बच्चे को यह उम्मीद लगाकर, अपने पैसे बचाकर, अपनी खुशियों को मारकर उसे पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, और हमारी उम्मीद यह होती है कि हमारा बच्चा सरकारी जॉब में चला जाए, तो उस सरकारी जॉब मिल नहीं पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, आपके पास पैरवी नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका बच्चा सरकारी जॉब की तलाश में कंपटीशन की तैयारी करते करते 25+ का हो जाता है, मतलब उसकी उम्र अब शादी की हो जाती है। और तब आपको याद आता है कि अब तो हमें अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, और आप अपने बच्चों की शादी कर भी देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा आखिर निकलता क्या है? नतीजा यही निकलता है कि आपके बच्चे आपके समाज में अनएजुकेटेड लोगों से भी बदतर उनका फाइनेंशियल कंडीशन हो जाता है। जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, उनके बच्चे आपके बच्चों से ज़्यादा स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन आपके बच्चों से ज़्यादा बढ़िया होता है। वैसे तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं बेरोजगारी से निपटने के लिए। उनमें से जो कुछ मेन योजनाएं हैं उनके बारे में मैं अभी आगे
बात करूंगा। उन योजनाओं के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अरे जब पढ़ा ही रहे हो अपने बच्चों को, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अपनी खुशियों को मार कर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, इतना सब्र है आपके पास, तो उन्हें यह कहो कि तुम्हें सरकारी जॉब के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी सको। तुम्हारे सामने लाख मुश्किलात आए, लाख परेशानियां आए, तुम्हारे अंदर इतनी तालीम, इतना तमीज़ हो कि तुम उन परेशानियों को फेस कर सको। और यह होगा सही गाइडलाइन से, क्योंकि सरकारी जॉब में गधे और घोड़े दोनों रेस के एक ही लाइन में खड़े होते हैं, और सरकारी जॉब में घोड़े की रेस में गधे भी जीतते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? अब आपको क्या समझाना, आप तो खुद समझदार हैं। हमारे देश की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, सारी स्थितियों से आप वाकिफ हैं, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसको भी आप भली भांति समझ रहे हैं। तो जब एजुकेशन होगा हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, तब हमें रोजगार ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब हम प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहाँ सलाहियत देखकर मुलाजमत मिलती है। यह हकीकत है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े दुकानदारों या फिर बिजनेसमैन को ऐसे मुलाजिमों की ज़रूरत है जो बासलाहियत हो, और सलाहियत के साथ अगर किसी के पास ईमानदारी भी है, वो कभी बेरोज़गार नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में रिश्वतखोरी, गबन, चोरी, खयानत, बदउनवानी हर तरफ फैली हुई है। ईमानदार लोगों का मिलना हकीकत में मुश्किल होता जा रहा है। मुलाजिम लोग अपनी तनख्वाह से ज़्यादा ऊपर की आमदनी पर नज़र रखते हैं। अब चलिए हम ज़रा सरकार ने जो योजनाएं निकाली उसमें एक योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम आप लोगों ने भी कई बार सुन रखा है। ये मनरेगा की योजना जो 2005 में लागू हुआ था। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना था, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद ग्रामीण को 100 दिनों का न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने की गारंटी है। योजना के जरिए गरीबों को रोजगार मिलता है और इनकम में भी सुधार होता है। और इतना अच्छा योजना सरकार ने निकाला रोजगार मुहैया करने का, लेकिन हमारे समाज के कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा पूरी तरह तानाशाही बना दिया गया। अक्सर इस योजना में देखा जाता है कि लोग बिना काम किए मजदूरी ले लेते हैं और इसमें हिस्सेदार बनते हैं आम जनता या ऊपर बैठा पदाधिकारी। फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर काम भी पूरा नहीं हुआ रहता है और आगे से भुगतान भी करवा लिया जाता है। अब इस योजना का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कौन कर रहा है, जरा सोचिए। गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो लोग इस योजना के दुरुपयोग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने बिना मजदूरी किए हुए महज कुछ पैसों के लिए वरीय पदाधिकारी को अपना आधार कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट मुहैया कराते हैं और अपने नाम का फर्जी जॉब कार्ड बनवा लेते हैं। हमारे समाज में भी बहुत सारे पोखरे, बहुत सारे ऐसे मनरेगा से रिलेटेड काम होते हैं जो मनरेगा के तहत आए हुए मजदूरों द्वारा पूरा करना होता है, लेकिन उस काम को ठेकेदार बड़े बड़े बुलडोजर लाकर मशीनों से करवा देती है और उसे फर्जी जॉब कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे समाज में जिनके खाते में पैसे जाते हैं उन्हें तक मालूम नहीं होता कि उनके खाते में पैसे गए हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी फंड के कोई पैसे आए हैं, जिस कारण वो पैसों को निकाल कर अपने खर्चे में ले लेते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ठेकेदार द्वारा पैसे निकालने के लिए उस परिवार पर दबाव डाला जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि जो पैसे मेरे अकाउंट में थे वो मेरे नहीं थे या फिर सरकार ने नहीं दिए थे। इस ठेकेदार द्वारा मेरा फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर मेरे अकाउंट में मनरेगा के पैसे डाले जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन? सरकार तो योजना निकाल सकती है, उसे लागू भी कर सकती है, लेकिन उसे अमल में लाना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसे सुचारू रूप से चलाना हमारे समाज की जिम्मेदारी है। दूसरी योजना थी जो 1993 में लागू हुई थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना। यह योजना देखा जाए तो बहुत ही कारगर है। यह योजना स्वयं सहायता समूह से स्वरोजगार को बढ़ाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर इस योजना की मदद से छोटे छोटे कारोबार किए जाएं। अब कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाया, उस फर्जी दस्तावेज से भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को मिलाकर कर्ज की राशि भुगतान करवा ली गई बिना अपना रोजगार शुरू किए हुए। और वह पदाधिकारी और वह इंसान जिसकी इसको ज़रूरत नहीं थी, उन दोनों ने आपस में पैसों का बंटवारा कर लिया। गलत कौन? वो पदाधिकारी या फिर वो फर्जी डॉक्यूमेंट वाला जिसने कर्ज लिया। और यही कारण था कि वक्त पर बैंक्स को पैसे नहीं मिल पाए।
वक्त पर बैंक को पैसे वापस नहीं मिल सके, इस योजना को कुछ बिचौलियों द्वारा पदाधिकारी को मिलाकर अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसा इकट्ठा करने का माध्यम बना लिया गया। उन्होंने न तो खुद कोई व्यापार किया और न ही करने दिया, जिससे इस योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, जिस कारण सख्त कानून सरकार द्वारा बनाए गए और नतीजा ये निकला कि अब इस योजना की सही ज़रूरतमंद को भी इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। गलत कौन है, सरकार या हम? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में सरकार लागू करती है। इस योजना को लागू इसलिए किया गया कि इस योजना के माध्यम से लोग बैंकों से मदद लेकर छोटे और बड़े पैमाने पर अपना अपना रोजगार मुहैया कर सके और उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। लेकिन लोगों द्वारा इस योजना का भी मिसयूज़ किया जाता है, जैसे कभी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बैंक कर्मचारियों को अपने साथ मिलाकर सारे फर्जी डॉक्यूमेंट के प्रमाण पत्र आवेदन में लगाकर बैंक से पैसा ले लिया जाता है, लेकिन कोई व्यवसाय नहीं होता, अपने निजी खर्चे में उसको खर्च कर डाला जाता है। यहाँ तक कि लोगों ने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं जिससे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सिडी दे सके, लेकिन उस बड़े पैमाने पर उन्होंने कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया। इस तरह इस योजना के दुरुपयोग से भी इस योजना पर बहुत बड़ा असर डाला और सरकार ने इस योजना के प्रति भी निगरानी टीम को बिठा दिया, जिसके कारण अब ज़रूरतमंद भी इस योजना के फ़ायदे से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ भी जिम्मेदार कौन? सरकार ने तो अपना काम किया हमारे बीच एक योजना लाकर, लेकिन क्या सरकार हर जगह अपने हर योजना की देखभाल के लिए निगरानी टीम रख सकती है? नहीं मेरे दोस्त, सरकार हमारे और आपके लिए योजनाएं बना सकती है, उसे लागू कर सकती है, लेकिन पूरी तरह वह लागू तभी होगा जब हम लोग उस योजना को अच्छे तरीके से जानेंगे, उस योजना को समझेंगे, उसे परखेंगे। समाज में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस योजना की है या फिर किसी भी चीज़ की है, उसे देने की कोशिश करेंगे, और यह तभी होगा जब हमारे अंदर एक दूसरे का सहयोग करने की भावना जागेगी। उसी तरह से सरकार योजना लाती है 2016 में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लेकिन हर जगह करप्शन होता है। और वो करप्शन कौन करवाते हैं? कभी आज तक आपने सुना है कि कोई पदाधिकारी किसी आम आदमी के घर जा करके उससे ये कहे कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा फलाना काम करवा दूंगा? ऐसा कभी नहीं सुना गया है। हम उसके ऑफिस में जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं, वो नहीं मानता है तो उसके रिश्तेदारों से उसे कहलवाते हैं, हम उसे करप्ट बनाते हैं। लाख अच्छे से अच्छा पदाधिकारी हमारे बीच चलाए, अगर समाज हमारा करप्ट है तो वो पदाधिकारी भी करप्ट हो जाएगा। पहले हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए समय समय पर निकालती रहती है, लेकिन इसे हमारे और हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा मिसयूज करने के कारण यह पूरी तरह फ़ायदेमंद हमारे समाज के लिए साबित ही नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की गलतियां नहीं हैं, सरकार भी कुछ गलतियां करती है। जैसे सरकार जो योजना निकालती है वो तो होती बड़ी अच्छी है, लेकिन सरकार भी हमारे इस परंपरा से भली भांति अवगत है, वाकिफ़ है वो कि कुछ बिचौलिए, कुछ पदाधिकारी द्वारा करप्शन किया जाता है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो नीति सरकार किसी योजना के दुरुपयोग के बाद अपनाती है, उस दुरुपयोग को बंद करने के लिए जब उसका मिसयूज़ हो जाता है तो मिसयूज़ को ख़त्म करने के लिए, फिर से सही से काम करवाने के लिए जो नीति सरकार उसके बाद अपनाती है वो सरकार पहले क्यों नहीं अपनाती? जो निगरानी टीम सरकार करप्शन होने के बाद बिठाती है, उस निगरानी टीम को करप्शन होने से पहले बिठाया जाए, पहले जांच पड़ताल किया जाए। अगर ऐसा सरकार करे तो हमारे समाज में हर योजना का लाभ उसके पास पहुंच सकता है जिसकी उसे जरूरत है। अगर सरकार पूरी प्लानिंग और पूरे पारदर्शिता के साथ किसी भी योजना को लागू करती है तो बहुत हद तक ऐसी योजनाओं का लाभ समाज को मिल सकता है। सरकार बड़े बड़े उद्योगों या फिर ये कहिए कि बड़े बड़े उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार वैसे लोगों पर फाइनेंस करती है जहां सरकार से एक चूक होती है। सरकार छोटे और मध्यम जो उद्योग धंधे होते हैं उस पर ध्यान कम देना शुरू कर देती है। जितनी भी रोजगार सरकार ने निकाली वह सारी की सारी काबिले तारीफ है छोटे और मध्यम व्यवसाय को आगे पहुंचाने के लिए, लेकिन क्या सिर्फ योजना निकाल कर उसे लागू कर देना ही काफ़ी है, या फिर ऐसे भ्रष्ट लोगों और ऐसे बिचौलियों से उस योजना को बचाकर उन्हें समाज के उन ज़रूरतमंदों को देना बड़ी बात होगी जिनकी
उन्हें जरूरत है। सही मायने में देखा जाए तो उन बिचौलियों और भ्रष्ट लोगों से बचाते हुए जब यह योजनाएं उन लोगों के हाथ में जाएंगी जिनकी इन्हें सचमुच में जरूरत है, तभी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। और एक बात और कहूंगा कि हमें सिर्फ सरकार से उम्मीद लगाकर हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नहीं है बैठना, हमें खुद भी अपने बच्चों को नौकरी के अलावा दूसरे विकल्पों के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें स्वरोजगार, नई स्किल्स और उद्यमिता की शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा ताकि वह किसी एक नौकरी पर निर्भर न रहे। हमारे अजीज वतन के रखवालों, वतन के लिए अपनी जान छिड़कने वालों, आज के दिनों में हमारे वतन अजीज की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और यह बेरोजगारी की समस्या सिर्फ सरकार की योजना बनाने से दूर नहीं हो सकती। इसे दूर करने के लिए हमारा जागना जरूरी है। हम जो अभी तक सो रहे हैं वहां से उठना जरूरी है। हमारे मन को अस्थिर रहना जरूरी है। हमारे समाज में जो एक गलत धारणा है नौकरी की, उस सोच को बदलना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो लफ्ज़ नौकरी में नौकर छुपा हुआ है। ऐसे तो अगर राह चलते किसी आम इंसान को नौकर कह दिया जाए तो तलवारें निकल जाती है। उसे लगता है जिसको नौकर कहा गया है उसे बहुत बड़ी गाली दी जा रही है। लेकिन दिन रात आज हम और आप नौकर ही बनने के लिए मारे मारे फिरते हैं। हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सोच जिससे हमारे नौजवान, जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का, वह भी उन विकल्पों को नज़रअंदाज कर सिर्फ नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। यह सच है कि सरकारी नौकरियां में गिरावट आई है और उस गिरावट के कारण नौजवान हताश होते जा रहे हैं। 2023 में बेरोजगारी का स्तर 8.30 था और वहीं अभी जून 2024 में ये बढ़कर 9.2 हो गया है। तो ये हर साल बेरोजगारी का स्तर जो सरकारी है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि हर साल प्राइवेट सेक्टर में लाखों नौकरियों की अपॉर्चुनिटी होती है। अभी लोगों को सरकारी नौकर बनना है, प्राइवेट नौकर नहीं बनना है। तो अपने आप को आप नौकर बनाते हो या फिर मालिक? आपकी जिंदगी है, आप जानो। हम तो कह ही सकते हैं और हमने कहा भी है, लेकिन हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने हमारी बातों को दिल से सुना। आखिर में कुछ अशार के साथ मैं इस गुफ्तगू को खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए। सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। कॉलेज के सब बच्चे चुप है कागज की एक नाव लिए, कॉलेज के सब बच्चे चुप है कागज की एक नाव लिए। चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेकारी है। ये है हमारे देश का हाल और इस हाल के हम हैं जिम्मेदार। बाकी मिलते हैं, बस दुआओं में याद रखना।